चलो तो पर यूनिट सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ मैं शॉर्ट में कि जैसे अपने पास क्या है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स है पावर सिस्टम में, राइट फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोडेड। जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, अलग अलग लोड्स होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि सबकी अलग अलग लोकेशन है और सबकी अलग अलग क्या है रेटिंग्स है, सबकी अलग अलग क्या है रेटिंग्स है और सब अलग देखते हैं। यहाँ पर किसी की रेटिंग क्या है, किसी की रेटिंग 10 की पावर 6 के ऑर्डर में है, एमबीए में रेटिंग है, किसी की 10 की पावर 3 के उसमें क्या है ऑर्डर में है, किलोवाट में है, किसी की वॉट में है, किसी की एमवीए में है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आ जाओ, है ना। तो ये अपने पास एक इक्वेशन है। तो क्या आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको आप ऐसे सॉल्व करना पसंद करोगे? फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 है, इसको ऐसा सॉल्व करना पसंद करोगे? या फिर आप क्या करोगे कि यहां से मैं 4 जीरो सबके क्या काट दूं और मुझे यहां पर क्या मिला 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ज्यादा इजी है सॉल्व करना या फिर ये ज्यादा इजी है सॉल्व करना? ऊपर वाला सॉल्व करना इजी है। मतलब हम ये चाहते हैं कि कोई मेरे पास एक बड़ा नंबर अगर आ रहा है तो अगर उसको हम किसी तरीके से अगर उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर सिस्टम्स में क्या है कि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग लोकेशन पर बहुत सबकी रेटिंग जो है थोड़ी बड़ी है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो पर यूनिट अपने पास जो था उसका फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। मतलब आप यहीं से देख पा रहे हैं कि किसी एक रेटिंग को मैं यहाँ पर क्या किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये अपना एक बेसिक पर यूनिट सिस्टम पे एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो एसी पावर सिस्टम का एग्जिस्टेंस है वो किसके कारण एग्जिस्ट कर रहा है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होते तो अपन एसी पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इंक्लूजन से हमें क्या हुआ कि हमें एडवांटेज तो मिल गया, लेकिन ट्रांसफार्मर के इंक्लूजन से ही यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक छोटा सा अपन एग्जांपल ले ले कि ये अपने पास जनरेटर है, ये अपने पास ट्रांसफार्मर स्टेप अप मान लेते हैं, ये अपने पास ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। अब सपोज अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ का मुझे करंट बता दो I2, इस करंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की इंपीडेंस इसको आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी इंपीडेंस से सीरीज कनेक्शन करोगे, फिर इसको यहाँ पर क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे N1/N2 के स्क्वायर से, फिर यहाँ की इंपीडेंस जो है इसको ऐड करोगे, फिर इस ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस को सीरीज में ऐड करोगे, फिर इस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी इंपीडेंस को ऐड करोगे, फिर इसको क्या करोगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर इसके प्राइमरी साइड की इंपीडेंस को आप सीरीज कनेक्शन करेंगे, जनरेटर की सीरीज इंपीडेंस को यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। तो ये आपका एक जो डायग्राम है इक्विवेलेंट यहाँ पर सर्किट कैसा बन जाएगा, ये आपका एक वोल्टेज हो जाएगा EG और यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक इंपीडेंस लगा रहे हो Z इक्विवेलेंट इस पॉइंट का इंपीडेंस। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक I1 करंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, दैट इज EG बाई Z, B बाई Z करके आप कर सकते हो करंट। मतलब आपको यहां करंट तो मिल गया I1, आप क्या करोगे, इस ट्रांसफार्मर में वापस से क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगा दोगे, दैट इज I1 इंटू N1/N2। तो यहां करंट आपको ये I2 मिल जाएगा। बट यहां पर अपन को क्या देख रहे हैं कि एक छोटे से पावर सिस्टम को बनाने के लिए भी अपने को यहाँ पर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आ गई, और ये कॉम्प्लेक्सिटी किसके कारण आ रही है, ट्रांसफार्मर के इंक्लूजन के कारण। क्योंकि इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को जैसे मैं पिक्चर में लेकर आऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपीडेंस को यहाँ पर रिफर करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकल पावर सिस्टम में क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पर बसेस होंगी, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होगी, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर होंगे। तो जो अपनी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो पर यूनिट सिस्टम के इस्तेमाल से हम क्या देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर का चाहे आप इस साइड पर काम करो चाहे इस साइड पर काम करो, दोनों साइड पर वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है 1 पर यूनिट। अगर जैसे आपने अगर हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज 1 पर यूनिट मान रखा है तो लो वोल्टेज साइड का भी जो वोल्टेज होगा वो भी आपका 1 पर यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली अपन अगर एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखें और इसकी प्राइमरी साइड की इंपीडेंस देखें और सेकेंडरी साइड की इंपीडेंस देखें, दोनों सेम हो भी सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग के और सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग पे।
लेकिन अगर पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए आपको कल क्वेश्चन भी दे रखा होगा, तो आपने क्या देखा था कि ट्रांसफार्मर के चाहे आप सेकेंडरी साइड पे काम करो चाहे प्राइमरी साइड पे काम करो, दोनों साइड पर यूनिट इंपीडेंस जो है आपका सेम आ रहा था। तो ये एक अपने पास एडवांटेज हो गया कि जो ट्रांसफार्मर्स के इंक्लूजन के कारण जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया। फिर फर्दर हमने पर यूनिट सिस्टम में हमने क्या देखा कि जैसे अपन बात करते हैं कि सिंगल फेस वोल्टेज अगर मेरा क्या है, स्टार कनेक्शन में बात कर लेते हैं कि अगर मेरा सिंगल फेस पर फेस वोल्टेज अगर मेरा 10 किलो वोल्ट है तो अपना लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, आपको ये बता रहा हूं, आप कहीं और देख रहे हो। अगर एक सिंगल फेस वोल्टेज अपना 10 किलो वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा 10√3 टाइम्स, √3 टाइम्स ऑफ 10 वोल्ट। लेकिन पर यूनिट सिस्टम में हमने क्या प्रूव किया कि यदि लाइन वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट है तो आपका फेस वोल्टेज भी पर यूनिट 1 पर यूनिट ही होगा, यहाँ पर √3 वाला फैक्टर आएगा ही नहीं। तो अगेन मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। हमने फर्दर यहाँ पर क्या देखा कि पर यूनिट सिस्टम में अगर सिंगल फेस पावर आपका 1 पर यूनिट है तो 3 फेस पावर भी कितना होगा 1 पर यूनिट होगा, ऐसा कि वहां पर कोई भी चेंजेस यहाँ पर आएंगे। जैसे कि अगर अपन नॉर्मल बात करें तो सिंगल फेस पावर यदि अपने पास 100 MVA है तो अपना 3 फेस पावर कितना होगा 300 MVA होगा। बट पर यूनिट सिस्टम में सिंगल फेस और 3 फेस जो है दोनों ही एक बराबर होते हैं, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पर स्टार और डेल्टा कनेक्शन से भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। तो एडवांटेज क्या हो गया, एक तो पहली बात कैलकुलेशन अपने सिंपल हो गए, दूसरी बात ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो दिक्कत कर रहा था वो भी यहाँ पर खत्म हो गई, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों ही पर यूनिट में सेम होते हैं, सिंगल फेस पावर 3 फेस पावर पर यूनिट में दोनों ही सेम होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इतने सारे एडवांटेजेस थे अपने पर यूनिट सिस्टम के लिए, इसलिए अपने पर यूनिट सिस्टम पढ़ना होता है। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो गई होगी, है ना, सभी को हो गया। अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कल वाला क्वेश्चन आपने किया क्या जो अपन ने दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफार्मर में सेम आया क्या पर यूनिट दोनों साइड पे, कितना आया, सभी का आया क्या, समझ गया मैं कहां पे गलती हुई आपकी। आपने इंपीडेंस को रिफर ही नहीं किया होगा और वोल्टेज को रिफर नहीं किया होगा। अभी अपन कर लेते हैं ना सोल्व। क्वेश्चन क्या था एक बार मैं देख लेता हूं, तो बताओ जरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। क्या था, एक सिंगल फेस क्वेश्चन 1 अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या था उसमें, सिंगल फेस था, 5 kVA ट्रांसफार्मर था और क्या दिया था 200/टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो पर कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और यहां पर क्या दे रखा था इक्विवेलेंट इंपीडेंस, है ना। तो यहां पर मैं काम करता हूं, मैं ये ट्रांसफार्मर बना लेता हूं और लो वोल्टेज साइड पे कोई इंपीडेंस दे रखा था ना, कितना 2 ओम, ये अपने पास 2 ओम इंपीडेंस है। तो यहाँ पर अपन से क्या पूछा है कि दोनों साइड पर इसका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, सपोज इसको अपन 200/400 बोल देते हैं अपन, और ये अपने लिए क्या होगा लो वोल्टेज साइड, ये अपने लिए हाई वोल्टेज साइड। तो अपन लो वोल्टेज साइड पर पहले काम कर लेते हैं, तो एट लो वोल्टेज साइड, ठीक है। ये अपने पास क्या है ट्रांसफार्मर है, कोई जनरेटर तो है नहीं कि अपन एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाएगा तो पावर का यहाँ पर चेंज आएगा। तो अगर यहाँ पर 5 kVA पावर है तो यहाँ पर भी 5 kVA पावर ही रहेगी। तो यहाँ पर एस बेस मेरे लिए क्या हो गया 5 kVA है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो बाई डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर 5 kVA और वोल्ट जो है जानबूझ के इसलिए दिया ताकि आपको दिमाग में एक चीज रहे कि जो भी अपन फॉर्मूले लिखते हैं तो यदि अगर अपन MVA में चल रहे हैं, पावर में अगर MVA में चल रहे हैं तो वोल्टेज पे अपने को किलो वोल्ट पे चल रहा है, और यदि अपन पावर में VA में चल रहे हैं तो वोल्टेज को अपने को वोल्ट्स में चल रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन एस बेस क्या है 5 kVA है, तो क्या कर ले इसको MVA में कर लूं कि इसमें कर लूं, MVA कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 0.005 MVA हो जाएगा। और यहाँ पर V बेस कितना हो जाएगा बताइए, इस साइड का वोल्टेज देखो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट्स। 200 वोल्ट, तो इसको मुझे किस में करना पड़ेगा किलो वोल्ट पे। जब अगर MVA है तो यहाँ पर किलो वोल्ट में मुझे करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 0.2 किलो वोल्ट, ठीक है। एक्चुअल इंपीडेंस कितना है यहाँ पर मेरे पास 2 ओम। तो यहाँ पर इसका पर यूनिट निकालने क्या अपन, तो जेड पर यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड एक्चुअल इंटू MVA बेस अपॉन में केवी बेस का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिला मुझे ZPU इक्वल्स टू जेड एक्चुअल कितना है 2 ओम इंटू यहाँ पर मेरे पास क्या है MVA बेस कितना है 0.005 डिवाइडेड बाई केवी का स्क्वायर दैट इज 0.2 का
स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 इंटू 0.005 अपॉन में 0.04 टू और 0.25 आया ना, 0.25 पर यूनिट, ये आया कि नहीं आया? तो जेड पर यूनिट एट लो वोल्टेज साइड मेरे पास कितना आ गया 0.25 पर यूनिट। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वेरी गुड दीपक। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या हाई वोल्टेज साइड पर काम कर लेते हैं, हाई वोल्टेज साइड पर अपन काम कर लेते हैं। तो हाई वोल्टेज साइड पर देखो, हमेशा जब अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बस एक चीज और ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो मेरे बेस वोल्टेज को भी चेंज करेगा। जैसे अगर अपन बात करें, यहां पर कितना 200 वोल्ट है, अगर आपने मान लो कोई रेफरेंस मान लिया, मान लो 50 किलो वोल्ट आपने रेफरेंस मान लिया, यहां पर मान लो जनरेटर लगा होता है और 50 किलो वोल्ट आपने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया है, तो यहां तक के लिए 50 किलो वोल्ट रेफरेंस होता, यहां के लिए भी 50 किलो वोल्ट रेफरेंस होता। बट इस ट्रांसफॉर्मर के कारण अब इस 50 किलो वोल्ट का क्या करोगे, इस साइड रिफर करोगे कि नहीं करोगे, और रिफर करके क्या हो जाएगा, अगर इस साइड V2 डैश अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू N2 बाई N1। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर मेरे सर्किट पे आएगा तो ये बेस वोल्टेज को भी जो है ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, वो अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो हाई वोल्टेज साइड की बात कर ले, यहां पर एस बेस कितना हो जाएगा बताइए जरा, बोलो बोलो यार, बोलो जल्दी बोलो, 0.005 MVA, और वी बेस कितना हो जाएगा 0.4 किलो वोल्ट, 400 वोल्ट से या फिर 0.4 किलो वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? दैट इज ट्रांसफॉर्मर चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्म्स बेस वोल्टेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर इंपीडेंस क्या लूं मैं, जेड एक्चुअल कितना हो जाएगा 2 ओम, नहीं, अब मुझे यहां पर जो है रिफर करना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये मेरे लिए गलत होगा, यहां पर क्या होगा 2 इंटू जिस साइड जाता हूं N2 जो छोड़कर आए हैं इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 इंटू 4/2 का स्क्वायर, कितना हो गया 16/4, 8 टू 16, 8 16/4, 8 ओम, 8 ओम से आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जेड पर यूनिट निकालते हैं अपन एट हाई वोल्टेज साइड, कितना हो जाएगा जेड एक्चुअल दैट इज 8 इंटू एमबीए बेस कितना है 0.005 अपॉन में 0.4 का स्क्वायर, तो आंसर कितना जाएगा 0.25 पर यूनिट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सभी को? ये लिख लीजिए, सारे केस में सेम आएगा, है ना?
कोई डाउट है? कोई डाउट है? हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन का डेटा बताइए। जब कुछ को डेटा बताइए कोई। हाँ, एट बेस क्या दे रखा है? 300 kVA 11 kV। अच्छा, और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? ओमिक वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरे बेस पे निकालना था, है ना? न्यू बेसेस अपने को दे रखे हैं। क्या दे रखा है? ऐसे बेस दे रखा है, आई थिंक 300 दे रखा है क्या? 400। ओके, और लास्ट वाला तो वो है, ठीक है ना? चलिए, ये रख देता हूं मैं अब यहां पर, है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अपने को दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जेड पर यूनिट क्या होता है? जेड एक्चुअल इंटू एमवीए बेस अपॉन में केवी बेस का स्क्वायर, है ना? तो यहां से आप जेड सब दे रखा है, सिर्फ जेड एक्चुअल निकालना है। तो जेड एक्चुअल क्या हो गया? जेड पर यूनिट इंटू केवी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमवीए बेस। तो यहां पर देखो, जेड पर यूनिट कितना है? 0.7। एमवीए बेस डायरेक्ट लिखो क्या? मैं 0.3 एमवीए डिवाइडेड बाई किलो वोल्ट 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.3। ये कितना है बताइए जरा? 282.33 ओम्स। ये क्या हो गया मेरे पास? जेड एक्चुअल। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सभी का ये आया था क्या? वेरी गुड। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि एक बेस अपने को दे रखा है और दूसरे बेस पे अपने को जाना है। तो यहां पर देखो, बी के लिए क्या हो जाएगा? ZPU2 इक्वल टू ZPU1 इंटू एमवीए बेस 2 अपॉन में एमवीए बेस 1 इंटू केवी बेस 1 का स्क्वायर अपॉन में केवी बेस 2 का स्क्वायर, है ना? तो ZPU2 अपने को निकालना है। यहां पर कितना हो जाएगा? 0.7। ये कितना हो जाएगा? 400। तो इसको मैं क्या कर दूं? 0.4 कर दूं, डिवाइडेड बाई 0.3 कर देता हूं। ये मेरे पास क्या है? 11/33 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी को समझ में आया क्या? पक्का ना? जाते चल रहा हूं क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 0.103 पर 7 पर यूनिट। ये अपने पास क्या क्या? ZPU2। सभी का ये आया क्या? ठीक है, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे सभी का सही आ रहा है। हाँ, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास? विल द ओमिक वैल्यू चेंजेस। तो ये अपन तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि अगर अपन बेस चेंज करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, बट किसी भी चीज का एक्चुअल वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। वो एक कॉइन का था मैंने आपको कि इसको एक कंटेनर में डाल रहा हूँ 100 रुपीज में, तो वो 1% का वहां पर चेंज। मैं उसी को अगर 200 रुपीज वाले कंटेनर में डाल रहा हूँ तो वो का चेंज लेकर आ रहा है। तो हमने बेस चेंज किया तो उसका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ, बट वो 1 रुपए अभी भी 1 रुपए, चाहे इस कंटेनर में डालो चाहे इस कंटेनर में आप लो। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नो, ओमिक वैल्यू डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। फटाफट लिख लीजिए जिनको लिखना है। और जब आप मतलब ये उतारते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार उठाया जेड पर यू, फिर कॉपी में लिखा, फिर जेड ए, फिर ऐसा नहीं करना है। चीजों को एब्जॉर्ब करो, जब आप फिर अपने से ही लिखने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आपको हर बार यहाँ पर देख देख कर ही लिखना है, ठीक है ना? कि जैसा वहां पर बनाया सर ने वैसा ही अपने को बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से भी आप नोट्स बनाइए। और बाकी कोई ना कोई तो आखिरी में अच्छा बना ही लेता है नोट्स, उसके फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है?
हो गया? अभी ये पर यूनिट खत्म नहीं हुआ, ये अपना वापस से आएगा, एनालिसिस की शुरुआत करेंगे ना, तब वापस से ये सब चीजें वापस से अपने को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है? जब अपन वहां पर रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, इंपिडेंस डायग्राम बनाएंगे, तो वापस ये सब चीजें अपने को रिक्वायर्ड रहेंगी। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? हो गया? देखिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, अरे तेज बोला करो ना यार, क्या दिक्कत है यार? आप लोग इतने सारे हो, मैं कुछ कर लूंगा क्या आपका? है? अभी नीचे जाएंगे, 4 लोग मेरे को पकड़ लोगे, मैं क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर क्यों इतना धीरे बोलते? तेज बोला करो ना यार, क्या दिक्कत है ना? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। कंसिडर अ ट्रांसमिशन लाइन, consider a transmission line having consider a transmission line having an impedance of 3 plus 4j ohms per phase, having an equivalent impedance of 3 plus 4j ohms per phase. Full stop. Considering base values as 100 MVA, 100 MVA and 132 kilovolt, 100 MVA and 132 kilovolt. Find the per unit representation. Find the per unit representation. Find the per unit representation of transmission line. ठीक है, 1 मिनट है, फटाफट करके बताओ इस क्वेश्चन को। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सबकी बन जानी चाहिए, भले ही आंसर नहीं निकाल पाओ। सब लोग 2 अपने पास ऐसे निकाल के रखा करो रफ के लिए, है ना? क्योंकि अभी आप नोट्स में एकदम अच्छे से ऐसा सोचो कि यार अच्छे से बनाओ नोट्स, तो एकदम घसीटा राइटिंग नहीं लिखोगे। तो अगर वो गंदे से 2 पेज रहेंगे आपके पास, तो उसमें आपके जल्दी से रफ कर सकते हो, ठीक है ना? तो रखा करो निकाल कर, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या हो गया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो, मिलेगा आंसर। एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी अपन ने इंपीडेंस बता रखी है ओम्स में, एक आपको बेस क्वांटिटी मैंने दे दिया है, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन अपने को निकालना है ट्रांसमिशन लाइन का।
0.0286, ये क्या बताया आपने, पर यूनिट बस। तो इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टिव पार्ट भी आना चाहिए ना, रेजिस्टिव और रिएक्टिव, रियल और इमेजिनरी पार्ट आएगा। आपने डायरेक्ट वैसा कर लिया क्या, 3+4j को 5j कर दिया हो, ऐसा कर दिया क्या? ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट इसलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा, क्योंकि जब आप ट्रांसमिशन लाइन आप बनाओगे ना तो वहां पर, तो आपको वहां पर ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये कितना पर यूनिट, ये कितना पर यूनिट। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी अगर आप करोगे तो जेड इक्विवेलेंट आपका वही आएगा, बट आपको वहां पर एंगल यहां पर सिग्निफाई करना पड़ेगा। वही करना था, एक्चुअली करना वही था। पॉइंट, हाँ, 229 जे, ठीक है, ये देखते हैं अपन क्या निकलता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिनने मेरे को अगर बताया जेड इक्विवेलेंट बताया, लेकिन अगेन वहां पर क्या है, फिर आपको एंगल भी बताना पड़ेगा। नेटवर्क्स में आप पढ़ते हो ना, इंपिडेंस को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, बस, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि एट द एंड एक्चुअली अगर आप लिखते हो 1 एट एन एंगल थीटा, तो एक्चुअली होता क्या है, ये कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट वही है, ठीक है ना। तो आपका आ वही जाएगा अगर आपने सही से निकाला होगा तो। इनका भी है 0.0286, हाँ, ये वाला किसी का आ रहा है, मतलब ये जेड इक्विवेलेंट बता रहे हैं सब, ठीक है। चलो मैं निकालता हूं, आ गया क्या सभी का, वेरी गुड। इतने पूरा माइंड को एग्जॉस्ट कर देना आपने को 4 घंटे, ठीक है। हाँ, देख लेते अपन क्या है, बताओ जरा क्या था ट्रांसमिशन लाइन। 3+4j मैंने बताया था आपको, 3-4j ओम्स पर फेस, है ना। नहीं भी दे रखा पर फेस, तो इसका मतलब पर फेस की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर एस बेस कितना था, 100 MVA, और वी बेस कितना है, 132 किलोवोल्ट, है ना। तो अपन यहां पर क्या कर दे, मेरे को एक्चुअली क्या दे रखा है, जेड दे रखा है मेरे पास 3+4j, तो एक्चुअली क्या है मेरे पास R+jx है कि नहीं है यहाँ पर। तो मुझे क्या एक्चुअली R पर यूनिट यहाँ पर निकालना है और X पर यूनिट यहाँ पर निकालना है, और डायरेक्टली मैं Z पर यूनिट भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर देखो जरा क्या हो जाएगा, R अपॉन में Z बेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 इंटू डायरेक्ट अगर मैं लिखूं MVA बेस अपॉन में केवी बेस का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत इसमें, जेड का फॉर्मूला यही होता है ना। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स पर यूनिट में 4 इंटू MVA बेस अपॉन में केवी बेस का स्क्वायर। यहां पर दोनों एक कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं, 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई केवी बेस कितना है, 132 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा 4 इंटू 300 अपॉन में 132 का, हाँ 100। इसको निकाल के बताइए कितना आ रहा है, 0.0172 पर यूनिट, इसको 0.0229 पर यूनिट, है ना। तो अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं इसका, ट्रांसमिशन लाइन का, ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, 0.0172 पर यूनिट, और यहां पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.0229 जे पर यूनिट, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया। कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे सकता है कि इसको आप कैसा लिख दे, वो ये आपका हो जाएगा 1.72%, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका जे 2.29%। क्लियर सभी को, इतना पक्का, ठीक है। और यहां पर देखो क्या बात कर सकते हैं, और यहां पर एक चीज ये बतानी मेरे को कि अगेन यहां पर आपके माइंड में थोड़ा सा आना चाहिए कि सर यहां पर हम जानते हैं कि जो मेरे, जब भी मैं किसी पैरामीटर की बात करता हूं तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, मेरे पास फेस वैल्यूज यहां पर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअली 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का कनेक्शन तो स्टार होता है ना तो डेल्टा होता है, क्लियर है कि नहीं। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का कनेक्शन ना तो स्टार होता है ना तो डेल्टा होता है, पर उसकी जो कैलकुलेशन है उसको हम स्टार कनेक्शन की तरह मानकर ही करते हैं, क्लियर है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानकर चलते हैं अपन, स्टार कनेक्शन, बट एक्चुअली में नाइदर वो स्टार पर कनेक्ट होती ना वो डेल्टा पे। तो इसलिए अपन ने, मैंने आपको कल बताया भी था कि यहां पर अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट अगर यहां पर इसको पर फेस भी आप करोगे
इसको डिवाइडेड बाय √3 इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे और इसको डिवाइडेड बाय √3 करोगे तो √3 का स्क्वायर बाहर क्या निकल जाएगा 3 और इसका डिवाइडेड बाय 3 3 कैंसिल होकर यही फॉर्मूला मुझे वापस से मिल जाता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता था, ये जो Z बेस था वो स्टार कनेक्शन के 3 टाइम्स आता था। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए इसको फटाफट लेके फिर अपन जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सभी को क्लियर ऑनलाइन? अच्छा, कितने स्टूडेंट का है क्लास, कितने हैं अपन लोग होंगे? अपन लोग 40 50 50 स्टूडेंट्स हैं। हाँ हाँ जी, क्या बोले था? इसको लिखेंगे कब? जितने भी लोग आज लेट हुए हैं कोशिश करें कि अपन क्लास में टाइम से आ जाए, है ना, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट छूटेगा फिर वो एट द एंड तक क्या रहेगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन बना रहेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कोई मूवी आप देखने जाते हो तो उसका अगर 15-20 मिनट शुरू का अगर आपसे लेट पहुंचोगे तो दिन भर मतलब पूरी मूवी भर अपने दोस्त को परेशान करते हो ना, यार इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये कैसे आ गया यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो खासकर साउथ की मूवी में ज्यादा होता है। तो शुरुआत में क्या दिखा देता है कि हाँ इसको उसने चाकू मार दिया, वो बच्चा बड़ा बन के गुंडा बन गया, तो आप कैसे गुंडा देखते हो, गुंडा क्यों बना वो नहीं पता चलता अपने को, है ना। हाँ, कबीर सिंह, नहीं कबीर सिंह में ऐसा क्या ट्विस्ट था यार। अच्छा हाँ, सीधे क्या शराबी दिखता है ना, तो ये शराब क्यों है उसके पीछे, ये इसका आपने को सब अपना छूट गया था, मतलब अगर अपन पहले नहीं जाएंगे तो ऐसा। ठीक है, चलो हो गया क्या, सभी का आगे बढ़े क्या? फटाफट लिखो एकदम। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम। अपन अगर पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में होने चाहिए। जैसे अगर आप कोई अपन बिल्डिंग भी अगर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट का आता है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पर जो रोड खाली है, या फिर से अपन इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, ये लोगों को ऐसा देगा वैसा देगा, यहाँ पर मॉल बनेगा तो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ही बसना लोग कर देंगे। अगर कोई मान लो कोई वैकेंट एरिया है बहुत समय से, वहां पर कोई अच्छी ने बिल्डिंग बना दी, तो लोग फिर वहां पर भी क्या करेंगे, अपना बिजनेस लगाने की कोशिश करेंगे, वहां पर ही बसने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। हाँ जी, चलो, तो यहाँ पर अपन को भी पावर सिस्टम के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो आपके माइंड में ऐसा क्या, आपके माइंड में ऐसा क्या आता है कि हाँ यार अपन जो पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? बताइए, सोचिए, मतलब क्यों पढ़ रहे होंगे अपन पावर सिस्टम? सिस्टम की पावर बढ़ाने के लिए। इसको अपन ऐसा पूछ सकते हैं, ज्यादा लोग तक पावर पहुंचाने के लिए, है ना। ठीक है, और पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, और देखो ये तो होगा ही, अब पावर सिस्टम अपने डिजाइन करी है तो पावर को अपने पहुंचाना है लोगों तक, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो है ही। बट ऑब्जेक्टिव से मतलब ऐसा समझ सकते हैं ना अपन की, जैसे अगर बात करें कोई बिल्डिंग आपको बनानी है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ये तो अच्छा अपने पता है कि हाँ लोग इसमें रहेंगे, लोग अपना सामान लेकर आएंगे, लोग इसमें बल्ब लगाएंगे, इसमें ट्यूबलाइट लगाएंगे, वो तो अपने को पता है कि उसका उसका सॉकेट भी देना है, इसका भी सॉकेट देना है, नल के लिए भी रास्ता देना है, वो तो अपने को पता है। पर उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब मैं बिल्डिंग बनाऊं तो वहां पर मेरा मैन पावर क्या हो, मिनिमम से मिनिमम लगे, कि उस बिल्डिंग को बनाने में मेरी कॉस्ट आ रही है वो भी क्या एक ऑप्टिमम कॉस्ट हो, उस बिल्डिंग का जो प्रोटेक्शन हो, या फिर ऐसा बात कर सकते हैं कि वो
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो या फिर कुछ भी जो भी मतलब चीजों को झेल सके, ऐसा कोई सिस्टम अपन बनाएंगे। तो ये होते हैं उस सिस्टम के या फिर उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स। रिलायबल होना चाहिए सिस्टम, ये सब क्या हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो सिमिलरली ऑब्जेक्टिव की बात करें, हाँ वेरी गुड विशाल, इकोनॉमिक पावर जनरेशन, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं सबसे बड़ा यहां पर अगर मैं चाहूं कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि पावर सिस्टम मतलब पावर को फ्लो कराना है, लेकिन पावर को फ्लो कराने से पहले पावर बनाना भी तो पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, पावर जनरेट करना पड़ेगा। तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए जो खर्चा अपना आ रहा है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ cost of generation of cost of generation of 1 unit of electrical energy, cost of generation of 1 unit of electrical energy must be minimized, must be minimized, must be minimized. And for this purpose, we study economics of power generation, economics of power generation. Second point, economic load dispatch, economic load dispatch. इकोनॉमिक पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है बताइए। ये जो अपना फैन है, ये फैन की रेटिंग कितनी है, अगर वोल्टेज रेटिंग पूछो 220 वोल्ट के अराउंड प्लस माइनस कुछ जो भी होगा, है ना। तो ये फैन सही से काम कब करेगा, जब इसको 220 वोल्ट यहां पर मिलेगा और 50 हर्ट्ज इसको मिलेगा। अगर इस रेटिंग से कुछ मेरा डिफरेंस आएगा रेटिंग में, तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तो मतलब मेरा एक पर्पस ये भी होगा गवर्नमेंट का या फिर जो भी पावर जनरेट कर रहा है कि रेटेड वोल्ट और रेटेड फ्रीक्वेंसी मेरे कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लिखिए जरा, rated voltage and frequency, rated voltage and frequency must be supplied to the consumer. Rated voltage and frequency must be supplied to the consumers. For this we study voltage control. For this we study voltage control. Second, load frequency control. Load frequency control. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, जैसा भी आप में से रिलायबिलिटी होना चाहिए। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, रिलायबिलिटी। है ना, रिलायबिलिटी। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए रिलायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट लिखिए इफेक्टिव प्रोटेक्शन। इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इफेक्टिव प्रोटेक्शन। इसमें लिखिए फॉर दिस वी स्टडी, क्या पढ़ते हैं इसके लिए अपन, फॉल्ट एनालिसिस और प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना। ठीक है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। फॉर दिस वी स्टडी फॉल्ट एनालिसिस, फिर से वो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव प्रोटेक्शन। एंड फॉर दिस वी स्टडी, फर्स्ट पॉइंट फॉल्ट एनालिसिस। फॉर दिस वी स्टडी फॉल्ट एनालिसिस एंड पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। फिर यहां पर नेक्स्ट लिखिए स्टेबल
stable, next point, stable even after the fault, stable even after the fault, है ना? क्योंकि अपना पावर सिस्टम है यार, इतना बड़ा सिस्टम है, तो यहाँ पर डिस्टरबेंस तो होते रहेंगे, हमेशा बहुत ऑफन डिस्टरबेंस होंगे, तो डिस्टरबेंस के कारण मेरा सिस्टम जो है उस डिस्टरबेंस को झेलना चाहिए और वापस से एक डिस्टर्ब कंडीशन से बैक टू एक स्टेबल कंडीशन पहुंच जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ, फॉर दिस वी स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, फॉर दिस वी स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम या फिर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए फिर से बोलू, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं हेडिंग पे। नेक्स्ट डालिए हेडिंग ट्रांसमिशन, हेडिंग डालिए ट्रांसमिशन। तो ऑब्जेक्टिव्स आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, है ना, कि क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, हेडिंग डालिए ट्रांसमिशन। इसमें पहली साइड हेडिंग डालिए ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को किससे बनाते हैं अपन? रेजिस्टेंस से बनाते हैं। अपन घर से लेके जाते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर लगाते हैं टावर पे, कंडक्टर से, बिल्कुल, है ना। तो अपने को ट्रांसमिशन लाइन किससे बनाएंगे अपन? कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे, क्योंकि उसमें से अपने पावर को कंडक्ट करना है। ठीक है, अब कंडक्टर से अपने क्या क्या होते हैं? अपने पास होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? गोल्ड और सिल्वर, ताकि अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपन ग्रुप बनाए रात में और सारी ट्रांसमिशन लाइन काट काट के भेज दे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो अपने सिल्वर और जो गोल्ड है, ये क्या प्रीशियस मेटल है और बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए अपन जो है अपनी ट्रांसमिशन लाइन इससे तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो अपन ने क्या हुआ, नेक्स्ट के पास चले, कॉपर और एल्यूमिनियम के पास। तो कॉपर और एल्यूमिनियम हम क्या प्रीफर करेंगे? एल्यूमिनियम, और कॉपर में एल्यूमिनियम अपन प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे? लो कॉस्ट, और कुछ लो कॉस्ट में मैं हर जगह सुनते आता हूँ, जहां तक पढ़ा है ना मैंने आज तक। वेट, हाँ वेरी गुड, चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला। और कुछ? अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, वेरी गुड, है ना। कॉपर क्या डिप्लीट होते जा रहा है, बट एल्यूमिनियम क्या है, बहुत ही वाइड रेंज में अवेलेबल है अपने अर्थ में। और कुछ? वेट कम है, बिल्कुल बताया एक ने। और कोरोना लॉस नहीं होगा, वेरी गुड। कोरोना लॉस कैसे कम होंगे? होगा नहीं, होगा तो, लेकिन कम हो सकते। बंडल कंडक्टर, अभी तो मैंने कंडक्टर भी नहीं बताया और वो बंडल कंडक्टर तक पहुंच गए। हाँ, जाते चल रहे, ठीक है, सही है, चलो। हाँ, तो अपने पास कोरोना आप बोले कम है, ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताया, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो, तो अपन एक एक बारे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं? एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड, लिखिए पॉइंट, लिखिए एल्यूमिनियम प्रिफर्ड, या फिर ऐसा लिखिए, रुकिए सब काटिए, फिर लिखिए ट्रांसमिशन लाइन्स इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। दीपक आपका भी सही है। ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर, फिर से बोलू क्या? ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड, नेक्स्ट पॉइंट से, सिल्वर एंड गोल्ड, दैट इज Ag and Au, are very costly, so it cannot be used
for making wires. For making wires. Next point. Aluminium is generally used to construct transmission line. ठीक है, तो तीनों पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि कंडक्टिव मटेरियल से बनता है, 4 मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें से 2 क्या है कॉस्टली है, इसलिए इसको अपन नहीं बनाते हैं, और जनरली एल्यूमिनियम का अपन इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड ओवर कॉपर। तो लिखिए क्वेश्चन जरा, वाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड ओवर कॉपर। वाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड ओवर कॉपर। ठीक है, इज प्रिफर्ड ओवर कॉपर। तो पहला आपने बिल्कुल सही बताया, दैट इज कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कॉपर। ये आपने सही बताया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपने बताया, वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन वेट ऑफ कॉपर। एडवांटेज है वेट से, वेरी गुड, है ना। अगर मेरे पास 2 खंबे हैं तो यहां पर अगर मैं वायर लगाऊंगा तो अगर ये वायर भारी होगी तो इसमें ज्यादा सैग आएगा एज कम्पेयर टू अगर इसका वेट जो है कम आएगा। तो अगर सैग है तो फिर क्या दिक्कत है, अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा झूल रहा है। हाँ, मतलब कोई बड़ा आदमी आ गया जो लंबा ऊंचा है तो ये पकड़ सकता है इस वायर को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर, अरे हाँ यही है, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ के लिए क्या खतरा है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपने थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, तो अपना क्या क्लैरिटी थोड़ा बढ़े, मीन क्लियरेंस जो है ग्राउंड से थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने आपका क्या है, आपने बताया कि इट इज अबंडेंटली अवेलेबल। तो लिख लीजिए, इट इज अबंडेंटली अवेलेबल। अबंडेंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, अवेलेबल। while copper is depleted, while copper is being depleted, while copper is being depleted, depleted मतलब खत्म हो रहा है, depleted। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, जो रेजिस्टिविटी होता है एल्यूमिनियम का वो कॉपर से ज्यादा होता है। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से ज्यादा होता है। तो इसका देखो एडवांटेज क्या है अपने को, देखते हैं जरा, देखो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अब इससे एडवांटेज क्या है, देखो जरा, सपोज मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक यहां पर क्या है, अपने पास टावर सपोर्ट है, ये दूसरा मेरे पास एक टावर सपोर्ट है। क्यों करते हैं, टावर क्यों लगाते हैं, इसके बीच में वायर को या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैंने 2 यहां पर बनाए, सेम डिस्टेंस पर लगाए दोनों, ये और ये डिस्टेंस यहां बनाता हूं मैं, यहां बना लेता हूं मैं, 2 मैंने सेम डिस्टेंस पर टावर लगाए और सेम लेंथ का मैंने क्या किया, सेम लेंथ का मैंने ट्रांसमिशन लाइन लगाया। ठीक है, सेम लेंथ का ट्रांसमिशन लगाया, सेम यहां पर टावर्स लगे हुए हैं, बट रेजिस्टिविटी क्या है इसका, ज्यादा है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट से पावर को ट्रांसफर करूं इस पॉइंट पर, अगर मैं चाह रहा हूं कि इस पॉइंट से पावर को ट्रांसफर करूं इस पॉइंट पर, और मैं चाह रहा हूं कि दोनों में मुझे सेम एफिशिएंसी मिले, इसका मतलब क्या होगा,
ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर दोनों में लॉसेस सेम होने चाहिए, है ना। अगर मैं दोनों से एफिशिएंसी सेम चाह रहा हूँ तो कुल मिला के लॉसेस दोनों में सेम होनी चाहिए। अब वो एफिशिएंसी कम है या ज्यादा है वो बात की बात है, बट अगर एफिशिएंसी मुझे सेम चाहिए है तो दोनों में लॉसेस जो है सेम होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में कौन से लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस या कॉपर लॉसेस? दोनों ही लॉसेस नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ओमिक लॉसेस होते हैं। अब ये मैं कॉपर से बनाऊंगा तो कॉपर लॉसेस बोलेंगे, और एल्यूमिनियम से बनाऊंगा तो कॉपर लॉसेस थोड़ी बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओमिक लॉसेस बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल सकते हैं अपन कि दोनों में अगर ओमिक लॉसेस जो है वो यहाँ पर क्या है, अगर सेम होंगे तो मैं कुल मिला के क्या बोलना चाहता हूँ कि ओमिक लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर, मतलब कुल मिला के रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड करेंगे, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो कुल मिला के मैं चाहता हूं कि दोनों ही केस में क्या हो, रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम हो। ये मेरा टारगेट है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो जरा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सेम लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे मैं कॉपर से बनाऊं चाहे एल्यूमिनियम से बनाऊं, और दोनों में अगर सेम रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो यहाँ पर देखो जरा, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम अगर मैं चाहता हूं रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर के बराबर हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल्यूमिनियम एल एल्यूमिनियम अपॉन में एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इक्वल्स टू रो कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ ऑफ कॉपर दोनों ही क्या है, सेम है कि नहीं, तो काट दो दोनों साइड। तो यहां पर देखिए क्या रिजल्ट मुझे मिला, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में एरिया ऑफ कॉपर जो आया मेरे पास, देखो जरा क्या मिल रहा है मुझे, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मिला कि नहीं मिला, मिला क्या, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा ये बात, आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर देखो जरा मैं क्या बोल सकता हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अगर कॉपर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, सेम लेंथ ऑफ वायर फॉर सेम रेजिस्टेंस, मेरे को जो मैं वायर यहां पर बनाऊंगा तो एल्यूमिनियम के केस में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब यहां पर अगर मैं दोनों से ही सेम ट्रांसमिशन लाइन बना रहा हूं, एक को कॉपर से बना रहा हूं एक को एल्यूमिनियम से बना रहा हूं, तो सेम रेजिस्टेंस को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम के केस में ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आ गई सभी को। अब यहां पर देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, इस पॉइंट पर सपोज यहां से R1 डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर अगर मैं P पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो क्या होगा, किसी को पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ बाई R1 स्क्वायर। चलो ठीक है, आपने सही बोला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपना, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R1 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ AR कैप, ठीक है ना, इसी के डायरेक्शन पर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, अगर मैं बात करूं जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां देख लो यार, है ना, यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, यहाँ पे ऐसे निकलती है कि नहीं निकलती है, इसका वेव फ्रंट ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ जरा, है ना, मतलब ये इसका जो निकलने का तरीका वैसा होता है कि नहीं होता है। बट ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में होता है, मतलब आपकी तरफ भी आएगा, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर देखूं ये स्फीयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, समझ पा रहे हो कि समझ कि सब जा रहा है ऊपर से, हाँ यार बोल दो यार, बिल्कुल हाँ बोले, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बस, ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको अगर मैंने E1 मान लिया, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल रहा हूं इसको अगर मैं E2 मान रहा हूं, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में कम होगा, E2 केस में कम होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, होगा। तो यहां पर अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर कम है तो आप ये समझ गए कि अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन ये ले रहा हूं, मेरे पास किसका है क्रॉस सेक्शन, कॉपर का क्रॉस सेक्शन है, और अगर इससे ज्यादा अगर एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा एज कंपेयर टू कॉपर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मूविंग चार्ज के कारण आता है या स्टैटिक चार्ज के कारण, स्टैटिक चार्ज के कारण आता है कि नहीं आता है, मतलब चार्ज कहीं पर जाकर स्टोर हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर जो कोरोना होता है आपका, कोरोना
कोरोना एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा अपन वैसे बाद में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, बट जनरल अगर ओवरव्यू तुम्हें, तो कोरोना एक्चुअली क्या होता है, आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा ओवरफ्लोट करने लग जाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, जिसके कारण क्या होता है कि कंडक्टर के आसपास की एयर जो है आयनाइज होने लग जाती है। ये होता है कि नहीं होता है? अगर मैं ज्यादा वोल्टेज लगाऊंगा तो ज्यादा चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे और बहुत जल्दी उसके आसपास की एयर जो है आयनाइज हो जाएगी और किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमें फिर वो कोरोना दिखने लगता है। तो यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वोल्टेज एक्चुअली क्या है, वोल्टेज से आप क्या समझते हो? अगर मैं यहाँ पर किसी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वहां पर चार्ज स्टोर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? जितना हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कोरोना का जो लेना देना है वो मैं कह सकता हूं कि चार्ज एक्यूमुलेशन से है कि नहीं है, और उसका एक इनडायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पर देखो, अगर मेरे पास इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होता है, इसका मतलब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि कोरोना डिस्चार्ज भी इस केस में क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जरा सभी को, पक्का हाँ या ना? है ना? तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि एल्यूमिनियम का एक और एडवांटेज क्या है कि यदि मैं एल्यूमिनियम का कंडक्टर लगाता हूं तो यहां पर कंपेरेटिवली कॉपर से यहां पर कोरोना डिस्चार्ज यहां पर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को? जरा ये लिख लीजिए सिर्फ इतना पार्ट। ये वाला देयर फोर होता है कि ये वाला देयर फोर होता है? मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये वाला ठीक है। और ये क्या होता है? सिंस। चलिए हो गया सभी का? लिखिए जरा। फॉर द सेम रेजिस्टेंस, फॉर द सेम रेजिस्टेंस, फॉर द सेम रेजिस्टेंस, for the same resistance, cross section area for aluminium, cross section area for aluminium is greater than cross section area for copper, cross section area for copper। फिर उसी में लिखिए मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मतलब मोर रेडियस है ना। और जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसको अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, उसकी ज्योमेट्री कैसी, तो अब क्या बोलो, क्या है वो? कोन है, क्यूबॉइड है, सर्कल है, क्या है वो? सिलेंडर है ना। तो यहां पर अपने जो ट्रांसमिशन लाइन है वो अपने पास क्या सिलेंडर है। तो सपोज ये उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो यहां पर ये अपने पास मान लो एक रेडियस ये अपने पास R1 है, और यहां पर अगर बात करें अपन थोड़ा बड़ा क्रॉस सेक्शन अगर इससे ले लें,
तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, R2। अगर ज्यादा रेडियस ले ले सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पता है क्या होता है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जैसे अगर मान लो ये अपने पास एक लाइन है, इस पे अपन ने क्या चार्जेस कर दिए, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लाइन चार्ज। इसकी वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है क्या किसी को? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है, रो एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन रो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो कैप, ठीक है ना। ये रो क्या है मेरा, एक्चुअली रेडियस है। तो अगर रेडियस यहाँ पर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, कोरोना इफेक्ट रिड्यूसेस, ठीक है, लिख लीजिए इसको। रोएल यहां पर क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है ना। रोएल यहां पर क्या है, कूलम्स पर मीटर। कूलम्स पर मीटर, कूलम किसकी यूनिट होती है, करंट की, चार्ज की। हो गया, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है सब? आप ऑनलाइन हो, किसके साथ ऑनलाइन हो? ओके, ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ, नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही तो पानी पियो, कोई और चाह रही नहीं है, पढ़ना तो है ना, हमें कोई पढ़ा नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हेडिंग है साइड हेडिंग, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या समझते हो, जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, घर से क्या बोलकर आए हो कि बाहर जाके पढ़ेंगे, है ना, घूमेंगे नहीं, ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि अच्छा इंसान बनेंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है ना, और किसी को मतलब अकेले रहेंगे, दुकेले भोकेले कुछ नहीं होंगे, पूरा लगाएंगे, सब कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो है सही से खर्च करेंगे, सब आपके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, आपसे डिजायरेबल है, आपके माता पिता की आपसे डिजायर है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपके हो, लेकिन उससे हम थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकल सिस्टम्स है। तो यहां पर भी शक्ति में, शक्ति में रहेंगे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अपन शक्ति में रहेंगे, लेकिन शक्ति क्या, अपन पिघल भी जाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो पिघलने वाले मौके क्या लड़कों के पास ज्यादा आते हैं, है ना। तो तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100% तो हम सख्त नहीं रह सकते, है कि नहीं। तो सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन से हमारे क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या डिजायर है, डिजायर हम रखते हैं ट्रांसमिशन लाइन कि क्या हो उसमें, वो इतना मजबूत हो कि उसमें बनते करते चले, या कोई उसमें ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक डिजायरेबल है क्या। तो फिर लॉसेस कम होना चाहिए, मतलब जो भी हम पावर वहां पर फ्लो करा रहे हैं एक पॉइंट से जो हमने जनरेट करी है वो दूसरे एंड तक पहुंच तो जाए, उसमें मिनिमम लॉसेस हो, 100% एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगी, हमको पता है। और दूसरा कॉस्ट कम हो, ठीक है, और कुछ देखो, हमें मतलब जो है, हमें क्या मतलब है, यहाँ पर घर में बैठे हैं, हमें किस चीज से मतलब है,
कि हमको वोल्टेज सही से मिल जाना चाहिए, पावर सही से मिल जाना चाहिए। तुम 1 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन बनाओ, चाहे 2 रुपए की ट्रांसमिशन लाइन बनाओ, हमें उससे मतलब नहीं। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली बात कि उसकी एफिशिएंसी सही होनी चाहिए और वोल्टेज लेस होना चाहिए, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है हमारे घर तक पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं? ये लिखिए जरा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। हाई एफिशिएंसी एंड लेस वोल्टेज ड्रॉप। वेरी गुड पंकज। हाई एफिशिएंसी एंड लेस वोल्टेज ड्रॉप। यहां पे कोई पंकज है क्या? नहीं है कोई पंकज? है? ठीक है। हाँ, मतलब ये अपने मेन, मतलब ये क्या बोल सकते हैं ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी बहुत सी होती हैं कि सर्जेस में ट्रेवल नहीं करना चाहिए, और उसका जो सरफेस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपन डिजाइन ऑफ पावर सिस्टम में देखें। बट जो मेन हमारे लिए ये है कि भाई पावर, जो हमारा मेन जिसके लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन लगाई है वो है कि भैया पावर फ्लो हो जाए और वोल्टेज को मिल जाए, ताकि हमारे घर की बिजली चल जाए। ठीक है ना? तो ये अपने 2 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट लिखिए